नमस्कार अभिजीत भारत के इस फेसबुक लाइव में मैं दीपिका धनेश्वर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ में युवा वक्ता है, छत्तीसगढ़ के हैं वो। तो हम जानते हैं कि वर्तमान का युवा है जो आने वाले भविष्य, जो हमारा आने वाला कल है उसका एक भविष्य है। और हम अपना भविष्य बेहतर और विकसित बनाने के लिए आज के युवाओं का जो विचार है जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने आज इस देश के विकास और उससे जुड़ी युवाओं के विचारधारा के बारे में जानने के लिए मेहुल शर्मा को, जो कि छत्तीसगढ़ से है, उन्हें आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि मेहुल शर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ के एक युवा है, युवा वक्ता है, जिन्होंने 2021 में युवा राष्ट्रीय संसद राष्ट्रीय युवा संसद में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था। और मेहुल शर्मा भिलाई से है। इन्होंने बीकॉम में अपना ग्रेजुएशन किया है और फिलहाल वो सिविल टेस्ट जो है स्टेट लेवल के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेहुल। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। हाँ, वैसे तो मैं बता दूं मेहुल शर्मा के बारे में आपको कि मेहुल शर्मा ने भारतीय छात्र संसद 2018, राष्ट्रीय युवा संसद 2019 और 2020 में हुए नेशनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन इस बार एक खास बात हुई है। खास बात ऐसी हुई है कि मेहुल शर्मा ने 2021 में हुए राष्ट्रीय युवा संसद में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने के दौरान आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लिए जिस तरह से काव्यात्मक शैली से अपना प्रदर्शन किया था, जिस तरह से अपनी काव्यात्मक रचना को प्रस्तुत किया था, उसकी सभी ओर सराहना की गई है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेहुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से मेहुल शर्मा सहित अनेक जो प्रतिभागी थे, सहयोगी थे, उनकी प्रस्तुति को शेयर किया था और उनकी सराहना भी की थी। तो आइए जानते हैं मेहुल शर्मा से उनके संसद भवन का अनुभव। सबसे पहले मेहुल, अभिजीत भारत के इस प्लेटफॉर्म में आपको फिर से एक बार स्वागत किया जाता है। संसद भवन में जो है आप खड़े रहकर अपने विचारों को काव्यात्मक तरीके से पेश कर रहे थे। वहां का आपका अनुभव कैसा था और वहां तक पहुंचने का जो आपका सफर था कैसा रहा? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। पुनः मैं मेहुल शर्मा। और ये जो मैम सफर था ना, इसके बारे में मैं जितनी बार बात कर रहा हूँ उतनी बार उतनी ही खुशी हो रही है। और मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूँ जब मैं वहां पर खड़े होकर भाषण दे रहा था। सबसे जी पहली जी। बात, और वो अलग था क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल हॉल जहाँ पर राष्ट्र जो हमारे संविधान था उसका निर्माण हुआ, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका उद्बोधन होता है, और साथ ही जो संयुक्त सभाएं होती हैं वहाँ आयोजित की जाती हैं। और जी उससे हट कर देखा जाए तो वैसा अ, हमारे चुने हुए सांसद भी वहाँ भाषण नहीं देते हैं। तो भारत सरकार का हमें वो मौका देना कि जी। सेंट्रल हॉल में हम युवा, आम युवा अपनी विचारों को वहां रख पाए और देश के विकास संबंधी नीतियों पर चिंतन मनन कर पाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम सबके लिए उपलब्धि है। और जितना सोचूं मैं इसके बारे में, अलग खुशी होती है मुझे जी, सबसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आपके जो विचार है, युवाओं के विचार किस तरह से होने चाहिए देश के विकास के लिए, और युवा का योगदान जो है उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए आपके हिसाब से? किसी ने कहा है कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम, ज्ञान विवेकानंद है। तो जब इस बिल्कुल युवाओं की बेहद। बात होती है तो मेरे लिए युवा की कभी भी किसी आयु सीमा के अंदर बंद कर नहीं रह सकता, जैसा कि मैं सोचता हूँ। युवा जिसके अंदर उत्साह, जोश, समर्पण, शक्ति, अनुभव, आनंद, उल्लास सब कुछ है, वो एक युवा है। जो सबसे पहले देश या समाज से हटकर अपने लिए कुछ करने की इच्छा रखता है, वो युवा है। और मैं देश या समाज से हटकर अपने लिए कुछ करने की इच्छा रखता है, इस विषय पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत विकास सबसे प्राथमिक चरण होता है हमारे सामाजिक कल्याण के लिए। यदि हम उसे पूरा कर लेते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी लूं, आप अपनी जिम्मेदारी लें, हमारे देखने वाले दर्शक अपनी जिम्मेदारी लें, तब जाकर हम समाज का और देश का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले, ओके। जैसे कि जी, तो सबसे मेरे साथ क्या परसों की ही घटना है। जो हमारी पड़ोसी हैं वो बच्चों के डायपर जो हैं वो घर के पीछे फेंक दिया करती हैं। तो
अब वो जो गली के कुत्ते होते हैं वे उन्हें सड़कों पर और कहाँ जगह जगह कचरा फैलाते रहते हैं। तो जब उनसे इस बारे में कंप्लेन की गई तो वे भड़क गए। अब वो उनकी गलती थी, उन्हें समझ आ गई। उसके बाद जब कचरे वाले नगर निगम वाले जब आए कचरा उठाने, तो वो उनके ऊपर चिल्लाने लगी। उसका ये कारण था कि उनको ये कहना था कि आप समय पर नहीं आते, इसलिए हमें कचरा दीवार के पीछे डालना पड़ता है। जब उन्हें पता चला कि उनका पलड़ा फिर कमजोर पड़ रहा है, तो अब वो उन्हें इस बात पे डांटने लगी कि आप समय पर नहीं आते हैं। और वो तब तक डांटने लगी और जब तक लड़ाई हुआ उनका, जब तक वो बेचारे आगे बढ़कर दूसरों के घरों में जाकर कचरा लेने नहीं गए। तो इससे मैंने सिर्फ इतना समझा कि हम हर भारतीय अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना कैसे सीखें, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जरूरी है उन जिम्मेदारियों को समझने की। जी अगर हम, मेरी समझ में, यदि हम आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने की बात करें, या देश को या दुनिया कोई भी हम आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हो, तो मुझे लगता है हमें सबसे पहले महात्मा गांधी को याद करना चाहिए। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमें भारत की तस्वीर बदलनी है तो सबसे पहले हम भारतीयों को खुद को बदलना होगा, तब बिल्कुल जाकर हम भारत को बदल पाएंगे। तो जी इसलिए जरूरी है सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और दूसरी ओर चिंतनशील युवा की आवश्यकता है। मुझे लगता है हम केवल आर्थिक दृष्टिकोण पर समझ विकसित कर सक्षम होकर ये नहीं कह सकते कि हम देश का कल्याण कर रहे हैं। एक सामाजिक सशक्तिकरण देश के विकास के लिए उतना ही ज्वलनशील मुद्दा होना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी वर्ग से संबंधित। इसलिए जरूरी है चिंतनशील होने की। और विवेकानंद जी के शब्दों में कहूँ तो चिंता ना करके हम चिंतन करें और नए विचारों को जन्म दें, तब जाकर एक युवा सचमुच बेहतर भविष्य के लिए और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे पाएगा। और एक जैसा मैं समझता हूँ, आज इस विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे होते कि युवा का विकास कैसे होगा, तो भी बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे होते, वो युवा भी होते, वो अपना घर भी चला रहे होते। आज हम जी ये कर रहे हैं, फिर भी अपना वो कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं। पर ऐसे डिस्कशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जरूरत सिर्फ चिंतन करने की है, मनन करने की है कि हम एक युवा देश की नीतियों के संबंध में, देश की समस्याओं के संबंध में और तमाम चुनौतियों के संबंध में क्या सोचता है और किन नवाचारों को वो जन्म देगा। बिल्कुल, बता आपने बिल्कुल सही कहा मेहुल। ये जो है युवा ही है जो कल का भविष्य होने वाला है हमारे देश का, एक विकसित समाज का भविष्य होने वाला है। तो जब तक कि वो खुद अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा, कोई दूसरा आकर उसे नहीं बताएगा। उसे स्वयं को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी बेहद जरूरी है, तभी जाके वो देश का विकास कर सकता है। तो दिल्ली की सीमाओं पर जो हमारे किसान हैं, हमारा देश किसान प्रधान है, तो कहा जा रहा है कि वहां पे काफी मात्रा में, काफी संख्या में यूथ भी है। तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां पे है, या वो किसी भ्रम का शिकार है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, एक्चुअली ये विषय जब से शुरू हुआ है, तब से बिल्कुल कहीं ना कहीं समझा जा रहा था कि ये हक की लड़ाई है। और ये दृष्टिकोण सामने आ रहा था कि देश की जनता जब अपने हक जी की लड़ाई के लिए सामने आ रही है, तो उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। मेरी समझ में, मैं तब ऐसा अनुभव कर रहा था। पर आज बिल्कुल के वर्तमान में देखा जाए तो राजनीति दोनों पक्षों में भारी है। और इस बिल्कुल राजनीति की घर जाकर हम किसान क्या है और भारत सरकार के प्रयत्न क्या हो सकते हैं, उसे उन किसानों को सुरक्षित करने के लिए इस विषय से हम्म भटकते जा रहे हैं। और इस विषय हम्म पे मैं साफ करना चाहूंगा कि मैंने ज्यादा टेक्निकल तो पढ़ा नहीं है, ना जानकारी है। फिर भी हम्म जो खबरों सुनकर देखकर इतना ही समझ आता है कि ये विश्वास की कमी का विषय है। दोनों ही एकदम पक्षों में जितनी संबंधित हम्म मीटिंग हो रही है और किसी एक विषय पर आकर दोनों पक्षों का एक पक्षीय होना नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ उसका एक कारण है कि विश्वास की कमी है। और उस विश्वास को तोड़ने के पीछे राजनीति और दूसरी मीडिया अपने आप में पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो जरूरत है आज सिर्फ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बिल वापस लेगी, तो वहां संशोधित ही हो सकते हैं वो बिल। तो जरूरी है वो बीच का पक्ष वे खुद सुनिश्चित करें। मैं किसान परिवार से नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी चिंताओं पे और उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट ना करूं। पर वे जो भुगत रहे हैं उस वक्त, और वे जो कृषि से संबंधित समझ रहे हैं क्यों उन्हें उस बिल से दिक्कत हो रही है, और भारत सरकार क्यों चाह रही है कि क्या किया जाए, तो ये दो पक्षों की बात है।
तो इस विषय पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और ज्यादा क्योंकि इस विषय में मैंने पढ़ा नहीं है ढंग से, तो बस। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि दोनों जो पक्ष है, किसान पक्ष जो है और जो सरकार है, उन दोनों में समझ की कमी है, ऐसा आपका समझ ही कहना है? नहीं, विश्वास। देखिए, जब ये बिल के प्रति विरोध प्रदर्शन हो रहा था, हम्म। राज्य के अंदर भी ये प्रदर्शन हुआ था, तब ये मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया के टीआरपी सेक्टर में नहीं आ रहा था कि कैसे इसे बहुत महीनों बिल्कुल। लॉकडाउन के समय भी उनके विरोध प्रदर्शन अपना चल रहा था जो राज्य स्तर पर था। पर जब उन्हें लगा कि अब राष्ट्रीय स्तर पर धरना देने की बारी आ रही है, तो वे वहां पहुंचे। तब उनपे ठंडी में जो है पानी बरसाए गए। बिल्कुल। शायद कहीं मैं गलत नहीं हूं तो शायद लाठियां भी चार्ज हुई थी शायद कहीं पे, मुझे इस बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ हुआ था। तो वो जब जो जो किसान उस बिल के लिए संशोधित करने की आवाज उठा रहे थे, अब वो इस बारे में हट करने लगे कि हमें बिल वापस लेना है। हालांकि उसमें अपनी बहुत सी टेक्निकलिटीज थी जो वे समझ रहे थे कि उन्हें जमीनी स्तर पर दिक्कत होगी इस बिल के संदर्भ में, पर वो कुछ हम्म। बिंदुओं पर वो विश्वास टूटता गया, राजनीति हावी होती गई हर पक्ष से, और अब वो इस गर्त में जा रही है कि इतनी मीटिंग के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो मेरी समझ में वो विश्वास सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है अब, और साथ ही यदि उसका कोई एक निश्चित परिणाम ढूंढे, तो मेरी समझ में केवल वो संशोधित ही हो सकता है बिल, और वो जल्द हो जाए और किसान भाई जो हैं वो जल्द ही अपनी समस्याओं का निवारण कर पाए, हाँ, ये बहुत कल ही इसकी बैठक होने वाली है, जैसा आज बैठक तय की गई थी, जिसे अभी स्थगित करके कल के लिए तय कर दिया गया है। तो कल ही हो सकता है कि इसका निर्णय आ जाए, या फिर से वही किसान अपने जिद पर अड़े रहे इस बिल को लेकर, या फिर सरकार समझौता करने में आ जाए। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ऐसा सवाल था कि हमारा जो देश है विविधताओं से भरा हुआ है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पे आज भी जातिवाद और धर्मवाद पर वाद विवाद होते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इस विषय पे तो मेरा केवल इतना ही मानना है कि कोई भी धर्म या मजहब हमें ये जी। नहीं सिखाता कि हम दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करें या दूसरों को गिराने की। जी और बिल्कुल। सबसे पहला सवाल धर्म के संबंध में, हम धर्म के साथ चलने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर धर्म में निहित मूल भाव, संस्कृति, संस्कार जो हम जिनसे हम पढ़कर समझकर बड़े हुए हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो ये विषय अभिमान का नहीं है, स्वाभिमान का है। बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही है, जब आडवाणी जी पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो ओके। उनसे विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि साम्राज्यवाद से हटकर बहुत से ऐसे विकासशील देश थे जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, वे टूट गए। कहीं सैनिक शासन लागू करना पड़ा, कहीं कुछ करना पड़ा, पर आपका जो भारत है, यहाँ पर ये चीज पूरी तरह भिन्न नजर आती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? और इस प्रकार व्यवस्थित है कि हम भविष्य भी हमारे लोकतंत्र ढांचे में देखते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आडवाणी जी। तो आडवाणी जी ने बहुत ही सुंदर विचार दिया कि हमारे यहाँ विविधता है, वे हमारी खूबसूरती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो विचार, दूसरी जो विपक्षीय विचारधाराओं के लिए समानता है, सहिष्णुता का भाव है, जो आदर है, वो कहीं किसी राष्ट्र में देखने को नहीं मिलता है, और यही बिल्कुल। हमारी भारत देश की खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती को हम समझे सबसे पहले, ये वैचारिक दृष्टिकोण ही है जो हमें धर्म मजहब के आधार पर अलग कर रहा है। यदि हम धर्म को समझने की कोशिश करें, तो उसने केवल इंसानियत सिखाई है, मानवीय संवेदनाएं रखनी सिखाई है, और उन संवेदनाओं के बल पर हम खड़े नहीं हो सकते। तो हमारा किसी धर्म या संस्कृति या विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में पक्ष रखना उतना ही गलत होगा मेरी समझ में। तो जरूरत है उस मानवीय संवेदना को जिंदा रखने की, जैसे कि एक अमित गुप्ता हैं, उनके रात के उस पार की दो लाइनें हैं कि पलके खुलती हैं अजान की सुनहरी अल्फाजों से जब, पलके खुलती हैं अजान की सुनहरी अल्फाजों से जब, मैं पंडित मंदिर की घंटी बजाकर ईश्वर को भी जगा देता हूँ। तो ये बहुत खूब। खूबसूरती है हमारे देश की, और इस खूबसूरती के कारण ही हम अपनी सांस्कृतिक और संस्कृति को और समृद्ध करते आ रहे हैं, भारत की संस्कारों को और समृद्ध करते आ रहे हैं। तो जरूरत है केवल और केवल मानवीय संवेदनाओं को समझने की। आखिर हम बिल्कुल। इंसान ही हैं और सब में लाल रंग का ही खून है। तो हाँ, हाँ, आ, हाँ। जो आप अभी संसद भवन में आपने छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट किया था, अपना प्रतिनिधित्व किया था राज्य का,
तो वहां पे दूसरे स्टेट से भी युवा आए थे, उनके साथ रहकर आपने एक अच्छा मिनी इंडिया का अनुभव किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये राष्ट्रीय युवा सांसद की सबसे बड़ी उपलब्धि है हम सब युवाओं के लिए, जिन्होंने अपने राज्य का वहां प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल। कि हम वहां से लौटकर हर राज्य में अपना एक परिवार बनाकर आ रहे हैं। और हर राज्य में, देश के कोने कोने में, मैं छत्तीसगढ़ में रहने वाला युवक कभी नहीं सोचा था कि मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों में भी मैं अपने दोस्त बना पाऊंगा, बिल्कुल। या फिर आसाम के सबसे कोने, सबसे आखिरी छोर पर जो गांव पड़ता है, उसके बाद चीन की सीमा लागू होती है, वहां से कोई मैं ऐसी दोस्त बना पाऊंगा। तो ये सब चीजों को सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए, और उनसे सीखना। इवन हम कल्चर एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के, हम डांस कर रहे थे एक दूसरे के गानों पर जो कल्चर स्टेट के होते हैं, उनके ट्रेडिशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग। मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हिंदी है, तो मेरे लिए कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मणिपुर में मेरा दोस्त है जोश, जिससे मैं बातें कर पाने में सक्षम था, क्योंकि हम समझ रहे थे उस फील को कि हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर किस विषय में सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है इस राष्ट्रीय युवा सांसद की, कि हम परिवार बनाकर वापस लौट रहे हैं। ओके, तो आपने वहां पे संसद भवन में 2021 के राष्ट्रीय युवा संसद में आपने जो काव्यात्मक रचना पेश की थी, हम भी वो सुनना चाहेंगे। मैंने तो सुना ही है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है उन्हें भी ये सुनना बहुत अच्छा लगेगा। आप पेश कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मेरा एक्चुअली भाषण था, 4 मिनट का भाषण था, जिसमें जी, बिल्कुल। स्टार्टिंग जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो पूरा काव्यात्मक था। और शायद वो मेरे भाषण की खूबसूरती थी, शायद इसलिए वो काव्यात्मक शैली इतनी प्रचलित हो गई। और वो इस प्रकार है कि जब विश्व के रंगमंच पर पांडवानी गायिका गाए, जब राजस्थान की कठपुतलियां विदेशी मुद्रा बढ़ाए, जब छत्तीसगढ़ की भाजी चाइना की इम्यूनिटी बढ़ाए, जब आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली विदेशियों को लुभाए, जब बिहार की मधुबनी दुनिया की दीवारें सजाए, और कश्मीर की पश्मीना देश का सम्मान बढ़ाए, जब भारत का नमस्कार विश्व की पहचान बन जाए, और मिट्टी के घड़े दुनिया को शीतल पेय पिलाए, तब जरूरत है एक शुद्ध भारतीय मॉडल की, जहां भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, संस्कार और कला केंद्र हो, और अर्थव्यवस्था विकासोन्मुखी। ये मेरा प्रारंभिक भाषण का परिचय था, और मेरा विषय था वोकल फॉर लोकल। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया है मेहुल, आपने यहाँ पे अभिजीत भारत के प्लेटफॉर्म में आकर अपने विचार साझा किए हमारे साथ, और युवाओं को अपने देश के विकास के लिए किस तरह से अपना योगदान देना चाहिए उसके बारे में हमसे बातचीत की। ये थे हमारे साथ अभिजीत भारत के लिए एक युवा जो छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट किया था इन्होंने राष्ट्रीय युवा सांसद 2021 के मंच पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल शर्मा आपका। इसी तरह से हम अन्य एक सीरीज के साथ में वापस आएंगे, और फेसबुक पेज के जरिए, हमारा जो अभिजीत भारत का पेज है उसके जरिए हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक कि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, और अन्य अपडेट्स जो आती है खबरों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप हमारे डिजिटल पोर्टल का इंतजार कीजिए, और फेसबुक पेज पर अभिजीत भारत को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।